जय हिंद दोस्तों। आज हम ECHS की 17 ज़रूरी जानकारियों और सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ECHS की सुविधा किन किन को उपलब्ध है। तो जो पूर्व सैनिक और पेंशनर्स ECHS का लाभ ले सकते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। दूसरा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तीसरा, असम राइफल्स। चौथा, NCC के फुल टाइम अधिकारी। पांचवा, डिफेंस सिक्योरिटी कोर यानी DSC। छठा, टेरिटोरियल आर्मी यानी TA। सातवां, इंडियन कोस्ट गार्ड में यूनिफॉर्म सर्विस करने वाले कर्मी। आठवां, नेपाल के सैनिक जिन्होंने इंडियन आर्मी में सेवा दी है। नौवां, आर्मी पोस्टल सर्विस के इंटाइटल्ड पर्सन्स। 10वां, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऐसे सैनिक जिन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के लिए समय पूर्व रिटायरमेंट ले लिया हो। 11वां जो है 11th, शार्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स। 12th, वे सैनिक जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। 13th, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स। दोस्तों, इमरजेंसी ऑफिसर्स वो हैं जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान बुलाए गए थे और युद्ध समाप्ति के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए थे। इनमें से जो 4 श्रेणियां हैं को ECHS का लाभ केवल स्वयं सेल्फ और उनकी पत्नी तक सीमित है। माता पिता और बच्चों पर यह लागू नहीं होता है। नंबर 2 है दोस्तों, ECHS पॉलीक्लिनिक का टाइमिंग क्या होता है। तो जो इसकी टाइमिंग है वो सामान्य OPD सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक होती है। ऐसी OPD होती है वो 3 से लेकर 4 बजे तक होती है दोपहर के। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जैसे कि ENT हो गए, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए इत्यादि, जो भी है बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनका जो टाइमिंग होता है वो 8:30 से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 3, रिटायरमेंट के समय ECHS के लिए कितनी अमाउंट जो है आपसे काटी जाएगी या कितनी अमाउंट कटेगी। तो जो NCOs और अदर रैंक्स हैं उनके लिए 30,000 यानी 30,000 है। जो JCO हैं उनके लिए 67,000 है और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 1,20,000 है। यह जो अमाउंट है वार वांटेड और बैटल कैजुअलिटीज से नहीं ली जाती है और न ही उन सैनिकों से जो 1996 से पहले रिटायर हुए हैं। नंबर 4 जो है हॉस्पिटल में भर्ती के समय कौन सा वार्ड मिलता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। NCO और जो अदर रैंक्स होते हैं उनके लिए जनरल वार्ड है, JCO के लिए सेमी प्राइवेट वार्ड है और ऑफिसर्स के लिए जो है वो प्राइवेट वार्ड है। जो नंबर 5 है, क्या ECHS की सुविधा अनिवार्य है। आंसर यस। 1 अप्रैल 2003 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी जो सैनिकों के लिए ECHS की सदस्यता जो है ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ECHS पॉलीक्लिनिक उपलब्ध नहीं है तो आप FMA यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप FMA ले सकते हैं और इसका जो रेट है पर मंथ 1,000 रुपीज़ है, यानी पर मंथ आपको 1,000 रुपीज़ FMA मिलेगा। नंबर 6 जो है एक बार में कितने दिनों तक की दवाई मिलेगी आपको। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको 30 डेज़ का होता है। जो क्रॉनिक डिसीज़ है यानी लंबी बीमारी है उसमें 90 डेज़ का होता है और अगर आप विदेश यात्रा पे हैं तो आपको 180 डेज़ के लिए मिलता है। नॉन पेरेंट जो पालनी क्लिनिक है उसके आपको 15 दिन के लिए मिलती है। दोस्तों, अगर दवा उपलब्ध ना हो तो आप सिविल से खरीद कर क्लेम कर सकते हैं या जो भी अथराइज्ड लोकल केमिस्ट हैं उनसे कैशलेस ले सकते हैं। नंबर 7 जो है बच्चों का एंटाइटलमेंट क्या होता है। तो बेटा और बेटी दोनों के लिए और एक थर्ड जो है डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये तीनों के लिए अलग कंडीशन है। दोस्तों, जो फर्स्ट बेटा है उसकी जो एज है
25 से कम होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए यानी शादीशुदा नहीं होना चाहिए और बेरोज़गार होना चाहिए। तीनों शर्तें जब पूरी होंगी तब उसको ये सुविधा मिलेगी। सेकंड जो है, बेटी शादीशुदा और नौकरीशुदा नहीं होने चाहिए, लेकिन जो उसकी एज है 25 साल से ज़्यादा होगी तब भी चलेगा, यानी 25 साल का जो एज है वो बेटियों पर लागू नहीं होता है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जीवन भर हकदार रहेंगे बशर्ते उनकी शादी न हो और इनकम 9,000 प्लस डीए से कम हो। नंबर 8 है दोस्तों, माता पिता के इंटाइटलमेंट अगर उनकी आय यानी उनकी इनकम 9,000 प्लस डीए से कम है तो वो भी हकदार होंगे। नंबर 9 है, डिपेंडेंट कार्ड का वार्षिक वैलिडेशन। तो हर साल माता पिता और जो 18 प्लस बच्चों का कार्ड है को वैलिड करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप फॉर्म 26S अपलोड करना होगा। उस समय वैलिडेशन न करने पर कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वार्षिक जो एनुअली वैलिडेशन होता है डिपेंडेंट्स कार्ड का, इसको कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो 80 साल से ऊपर माता पिता हैं और डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, कोई यह चीज़ करने की कोई ज़रूरत कोई आवश्यकता नहीं होती है। नंबर जो 10 है, ECHS में कोई खर्च की लिमिट नहीं होती है, यानी आप जितना भी चाहें उतना खर्च कर सकते हैं। सभी बीमारियां कवर हैं और अपनी जेब से पैसा देने की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस में कई सीमाएं और शर्तें होती हैं। नंबर जो 11 है वो रेफरल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो रेफरल से जो रेफरल केसेस होते हैं उसमें 3 बातें हैं। पहला जो ये है, रेफरल ओनली 3 महीने तक ही वैलिड होता है। जो सेकेंड है दोस्त, जो सेकेंड पॉइंट है उसमें एक रेफरल पर 6 कंसल्टेशन हो सकते हैं, वो भी एक ही हॉस्पिटल से। जो थर्ड पॉइंट है, उसी रेफरल पर टेस्ट कराए जा सकते हैं। 3,000 से ऊपर के टेस्ट के लिए नया रेफरल चाहिए, लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि अगर 70 साल से ऊपर वालों के लिए ये लिमिट लागू नहीं होता है। नंबर 12 पॉइंट है, 70 साल से ऊपर जो वेटरन्स हैं उनके लिए बिना रेफरल सुविधाएं। तो उसमें क्या होता है, OPD कंसल्टेशन होता है, डॉक्टर द्वारा लिखे गए टेस्ट किसी भी कीमत के, ये सब कैशलेस होते हैं जो 70 साल के ऊपर के हैं। जो 13 पॉइंट है, ECHS प्रायोरिटी क्या होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि वार वांटेड और बैटल कैजुअल्टी सैनिक और उनकी पत्नियां होती हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में। सेकंड डिसेबल्ड जो डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं, और थर्ड होते हैं 70 साल के ऊपर वाले जितने भी वेटरन्स हैं। जो ऐसे लोग हैं उनको लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट दिखा सकते हैं अपना। नंबर 14 पॉइंट है, अगर ECHS कार्ड खो जाए तो आप ऑनलाइन लॉगिन कर पुराना कार्ड ब्लॉक करें और नया कार्ड अप्लाई करें। जब तक कि नया कार्ड ना मिले टेम्परेरी स्लीप से सुविधा आप ले सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका कार्ड नया वाला नहीं मिलेगा तब तक आप टेम्परेरी स्लीप से सारी सुविधाएं ले सकते हैं। जो नंबर 15 पॉइंट है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में है, यानी बिना रेफरल भी सर्विस हॉस्पिटल या इंपेंडल हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज मिल सकता है। अगर नॉन इम्पेंडल्ड हॉस्पिटल जाना पड़े तो खुद पेमेंट करनी होगी और बाद में क्लेम करना होगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन और ध्यान रखने की बात बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो 48 आवर्स के भीतर भीतर अपने पाली क्लिनिक को यह सूचना देना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में। नंबर 16 पॉइंट ये है कि ECHS में एक्स सर्विसमैन रिजेक्शन क्या होता है और ये रिजेक्शन क्या कितना मिलता है, कितना परसेंटेज होता है इसमें। तो दोस्तों OIC जो होते हैं उनके लिए 100% रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, डॉक्टर के लिए 60% होता है और जो अन्य स्टाफ उनके लिए 70% होता है। नौकरी के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं ECHS में तो आप स्टेशन हेडक्वार्टर में जाकर अप्लाई करेंगे। नंबर 17 जो होता है, तो पॉइंट नंबर जो 17 है दोस्तों, ECHS में नौकरी की एज कितनी होती है। अगर आप ECHS में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है जो OIC है उनके 65 ईयर्स तक, मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 68 ईयर्स तक, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके 70 ईयर्स तक, और पैरामेडिकल जो मेडिकल स्टाफ हैं उनके 58 ईयर्स,
नॉन मेडिकल जो स्टाफ है वो 55 ईयर्स तक का उनका एज होने होता है, यानी इतनी एज तक आप सर्विस उसमें कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।